हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर का जा चुका है, जिसका हम जो है अकाउंट फाइनलाइजेशन कर रहे हैं ऑडिट के लिए। तो दोस्तों, हम अकाउंट फाइनलाइजेशन करते समय किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, यानी कि किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, उनका एक चेकलिस्ट तैयार किया है, जिसके हिसाब से हम अपने अकाउंट को फाइनल करेंगे। तो दोस्तों, वो चेकलिस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यदि आपने भी अपना अकाउंट फाइनलाइजेशन शुरू कर दिया है तो इस चेकलिस्ट के माध्यम से अपने अकाउंट को बहुत ही सरल तरीके से अकाउंट फाइनलाइजेशन इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं वो चेकलिस्ट आपके सामने में लाता हूँ दोस्तों। तो हम चलते हैं एक्सेल में। ये रहा दोस्तों हमारा अकाउंट फाइनलाइजेशन चेकलिस्ट, जो कि सरल भाषा में है। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को समझते हैं कि हमें अकाउंट फाइनलाइजेशन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, यानी कि अकाउंट जब हम फाइनल करते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है और उसके हिसाब से अपने टैली या बीजी के डेटा को फाइनल करना होता है। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट फाइनल करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है जिसमें हमें ध्यान देना होता है पिछले साल की बैलेंस शीट के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस सही से डाले गए हैं कि नहीं। यानी कि दोस्तों, यदि आप अकाउंट फाइनलाइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपका कि आपका जो ओपनिंग आ रहा है वो पिछले साल के बैलेंस शीट से मैच है कि नहीं। यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग आ रहा है वो बैलेंस अभी के जो ओपनिंग है वो होना चाहिए। यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। यानी कि पिछले साल, यानी कि हम मानते हैं जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जा चुका है 24-25, तो हमारा पुराना बैलेंस शीट कौन होगा, 23-24 होगा दोस्तों। ठीक है, तो 23-24 का जो बैलेंस शीट है जिसका क्लोजिंग आ रहा है वो हमारे 24-25 का ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ओपनिंग आप अपने पिछले बैलेंस शीट से मिला लेना। यदि आपने पिछला ऑडिट कराया है तो ऑडिट बैलेंस शीट से मिलाना। यदि आपने ऑडिट नहीं कराया है तो आपके पास कोई ना कोई बैलेंस शीट होगा, एक्सेल के द्वारा बनाया हुआ या फिर कॉम्पो ऑफिस के द्वारा बनाया हुआ, तो उस बैलेंस शीट से अपना ओपनिंग बैलेंस मैच कर लें। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं। यानी कि दोस्तों, आपके पास जितने भी बैंक हैं सभी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस चेक करें और अपने बैंक को रिकन्साइल करें। ठीक है दोस्तों, आपका क्लोजिंग बैलेंस कभी भी गलत नहीं होना चाहिए बैलेंस का, बैंक का। ठीक है दोस्तों, और बैंक बैलेंस जो है कभी भी निगेटिव में नहीं आता दोस्तों। और बैंक बैलेंस आता है लेकिन एक अकाउंट आता है, ओडी अकाउंट आ सकता है आपका माइनस में। करेंट अकाउंट से करेंट अकाउंट, यदि आप करेंट अकाउंट है आपका तो वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। यदि आपका माइनस में आ रहा है तो रिकन्साइल करके चेक करें कि आपका बैंक का बैलेंस जो है माइनस क्यों आ रहा है। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें माइनस आता है, मैंने अभी बोला कि ओडी अकाउंट, ओडी अकाउंट में आपका बैलेंस माइनस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे है बिक्री यानी कि सेल, खरीदी यानी परचेस, जीएसटी की जानकारी। यानी कि हमने अपने परचेस और सेल जो भी किया है वो जो है जीएसटी से मैच होना चाहिए, यानी कि जीएसटी पोर्टल से मैच होना चाहिए। जैसे कि मैंने सेल बताया है अपने R1 का, ठीक है ना, R1 सेल को हम क्या बोलते हैं, R1। तो जब मैंने जीएसटी रिटर्न फाइल किया तो मैंने अपना सेल बताया, वो सेल और मेरे टैली या बीजी में जो सेल मैंने चढ़ाया है तो वो दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और जीएसटी पोर्टल में ये भी हम चेक करेंगे कि हमारा R1 और 3B जो है दोनों में डिफरेंस तो नहीं है, हमारा R1 और 3B मैच होना चाहिए और R1 और 3B से हमारा बुक मैच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, जीएसटी से अपने R1 3B को मिलाना है और जीएसटी को टैली को जीएसटी से मिलाना है। यानी कि हमारा सेल जो है जीएसटी पोर्टल से मैच होना चाहिए और हमारा जो परचेस है जिनकी हमें आईटीसी मिला है वो हमारे 2B से चेक होना चाहिए। यानी कि जितना आईटीसी हम 2B के अनुसार ले रहे हैं वो परचेज बिल हमारे बुक्स में चढ़ा है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम अपना 2A 2B और अपने टैली में जो हम परचेज बिल की एंट्री पास किए हैं वो सब मैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों चौथे नंबर पे है हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लियर करना। यदि दोस्तों हमने डाटा एंट्री करते समय हम क्या करते हैं, कुछ एंट्री जो हमें समझ में नहीं आता है उसको हम सस्पेंस में डाल देते हैं, तो उस सस्पेंस को हम क्लियर करेंगे। अपने प्रोप्राइटर या फिर अपने ओनर से पूछेंगे कि ये बैलेंस किसका है, क्या चीज़ का है, और हम उस सस्पेंस को हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे। सस्पेंस को खड़ा करके नहीं रखना है दोस्तों, यदि आप सस्पेंस खड़ा करके रखोगे तो आपका अकाउंट फाइनल नहीं होगा। पाँचवें नंबर पर है दोस्तों फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री हम पास किए हैं कि नहीं।
दोस्तों यदि हमारा फिक्स एसेट्स है, यानी कि हमारा फिक्स एसेट्स बुक पास किए हैं कि नहीं, ये चेक करेंगे। यदि हमने एंट्री पास नहीं किया है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम पास करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, यदि हमने बीच में कोई सामान खरीदा है, यानी कि 3 अक्टूबर के बाद कोई सामान खरीदा है, तो हमें क्या करना है, हाफ लगा देना है। यानी कि जैसे डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हो रहा है 15% और हमने 3 अक्टूबर के बाद खरीदा है तो कितना लगेगा दोस्तों, 7.5%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों 6वें नंबर पे, स्टॉक की वैल्यू लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो उसके अनुसार दिखाएं। यानी अपना स्टॉक का जो मूल्य है वो बाजार मूल्य या फिर लागत मूल्य से जो कम है उसके अनुसार आप दिखाएं। ठीक है दोस्तों 7वां नंबर पे है ग्राहक और सप्लायर, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर। ठीक है दोस्तों, ग्राहक हमारा सन्ड्री डेब्टर होता है और सप्लायर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। ग्राहक और सप्लायर की लेज़र निकाल कर बैलेंस कन्फर्मेशन भेजें। यानी कि अपना ग्राहक का एक स्टेटमेंट निकालेंगे कन्फर्मेशन, और अपने सप्लायर का कन्फर्मेशन निकालेंगे और सामने वाले को भेजेंगे, या फिर सामने वाले से हम कन्फर्मेशन मांगेंगे और सामने वाले से पार्टी स्टेटमेंट मांग लेंगे। जो हमारा सप्लायर होता है उससे हम क्या करेंगे, अपना पार्टी स्टेटमेंट मांग लेंगे और उनको हम चेक करेंगे कि हमारे बुक्स में जो हमने एंट्री किया है वो जो दोनों हैं हमारा मैच है कि नहीं, यानी कि हम दोनों का क्लोजिंग मैच है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा 8वां नंबर पे है मैनेजमेंट से बात करके खराब ऋण यानी कि बैड डेब की एंट्री पास करेंगे। यानी हमारा कोई बैड डेब है यार बैड डेब है तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे। 9वें नंबर पे है दोस्तों, पूरे साल में कैश खर्च लिमिट में हो और नगद बैलेंस कभी भी माइनस में ना हो। यानी कि दोस्तों हमारा जो है पूरा साल के अंदर में यदि कैश हमने खर्चा किया है तो वो लिमिट में होना चाहिए। जैसे कि हम एक व्यक्ति को केवल 10,000 रुपया दे सकते हैं एक दिन में। क्या करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति को एक दिन में केवल 10,000 रुपया दे सकते हैं। यदि हमने कैश का बिल काटा है तो वो जो है 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि हमने अनसिक्योर्ड लिया है तो 20,000 से ऊपर हम कैश में अनसिक्योर्ड ले नहीं सकते। ये सभी चीज़ें आपको चेक करना है दोस्तों। और एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों, यदि आपका बैलेंस टैली में निगेटिव जा रहा है, कैश निगेटिव जा रहा है, तो याद रखना कैश जो है कभी भी निगेटिव नहीं जाता दोस्तों। याद रखना कैश क्यों निगेटिव नहीं जाता, क्योंकि भाई जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम किसी को देंगे। इसीलिए ध्यान में रखना दोस्तों, आपका जो कैश है कभी भी निगेटिव नहीं जाना चाहिए। यदि आपका कैश निगेटिव में है तो उसको सही करें। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आप कोई एंट्री भूल गए हो तो उसको पास करो तो जाके आपका कैश सही हो जाएगा। तो कैश निगेटिव को सही मतलब कैश निगेटिव होने का बहुत से कारण होते हैं। यदि हमने कोई पैसा जमा किया उसकी एंट्री पास नहीं किया तो उस कारण से भी आ सकता है। ठीक है, या तो फिर हम खर्चे चढ़ाते समय कोई ज़्यादा एंट्री पास कर दिए, एक ज़ीरो बढ़ गया 10,000 के जगह पे हम एक ज़ीरो बढ़ा के 1 लाख की एंट्री पास कर दिए तो भी हमारा कैश निगेटिव हो सकता है। यानी कि दोस्तों कुछ ना कुछ कारण से हमारा कैश निगेटिव हो जाता है, हमारे गलत एंट्री की वजह से, या फिर हम कुछ एंट्री पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो वो कारण आप जानें और उसको सही कर लें। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है 10वें नंबर पे लोन और निवेश पर। यानी कि दोस्तों हमने यदि किसी को लोन दिए हैं या फिर कहीं पर इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाए हैं, तो उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है उसकी एंट्री हमने किया है कि नहीं, ये हम रिकॉर्डिंग किए हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे दोस्तों। यानी कि मैंने किसी को लोन में पैसा दे दिया है तो उनसे मिलने वाला इंटरेस्ट की एंट्री, यानी कि मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री मैंने पास किया है कि नहीं। यदि मैंने किसी से लोन लिया है तो उसको मुझे इंटरेस्ट देना है तो उसकी एंट्री मैंने पास किया है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। अगर नहीं किया तो इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन या फिर लोन इन एडवांस। ठीक है दोस्तों, या फिर कहीं पर निवेश किए हैं तो उन पर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है या फिर हम इंटरेस्ट देते हैं, उनकी रिसीवेबल यानी कि इंटरेस्ट देना बाकी या फिर मिलना बाकी, उनकी एंट्री हमने पास नहीं किया है तो वो एंट्री हम पास कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पे है जिन खर्चों का भुगतान बाद में हुआ हो, जैसे बीमा, सैलरी, रेंट, है ना, और ऑडिट फीस पेबल यानी कि ऑडिट फीस। ऐसा बहुत सारे पैसे हैं जिनको हम बाद में देते हैं, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जो पैसा हम देते हैं उसको हम देखेंगे कि हमने जो खर्चा बाद में दिए हैं, मतलब हम खर्चा तो कर चुके हैं लेकिन जिनका भुगतान हम बाद में किए हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमने पैसा नहीं दिया, हमने आने वाले नेक्स्ट ईयर यानी कि आने वाले अपने असेसमेंट ईयर में वो पैसा दिया है, तो उस एंट्री को हम
आउटस्टैंडिंग में डालेंगे। यानी कि हम तो खर्चा जो है, देखो दोस्तों क्या होता है, जो भी खर्चा होता है जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड किया जाता है। यदि आप पैसा बाद में देते हो तो उसको किस में रिकॉर्ड करना होता है, आउटस्टैंडिंग में। यदि आपने उस फाइनेंशियल ईयर में खर्चे का पैसा का भुगतान नहीं किया है तो उस भुगतान को आप बाद में कर रहे हो तो उसकी एंट्री आप आउटस्टैंडिंग में डालें। अपनी ऑडिट फीस, उसके बाद है 12वें नंबर पे ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्ज या बिजनेस की कोई भी खर्चे हैं तो उसको ठीक से करें। दोस्तों 13वें नंबर पे है, यदि अगर कोई पर्सनल खर्चा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने पर्सनल खर्चा यानी कि अपने घर में अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कोई भी पैसा निकाला अपने बिजनेस से और अपने बेटे के फीस के लिए मैंने जमा कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पर्सनल खर्चा है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। या फिर मैं अपने घर खर्चे के लिए कोई भी पैसा निकाल रहा हूँ बिजनेस से, तो वो भी मेरा क्या है दोस्तों, पर्सनल है, तो ये भी खर्चा मेरा कैपिटल से माइनस होगा। तो ये भी चेक करना दोस्तों कि यदि आपका कोई पर्सनल खर्चा है तो उसको क्या करना है, आपको ड्राइंग में डालना है, यानी आपका कैपिटल से माइनस होगा। तो ये एंट्री आपने पास नहीं किया तो इस एंट्री को भी पास कर लेना। छोटे मोटे खर्चे को चेक करना है, पेटी केस की जांच करना है मतलब, ठीक है दोस्तों, 14 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर पे आता है खर्चों की तुलना करें। ठीक है दोस्तों, हमने जो भी खर्चा किया है वो तो हमने एंट्री पास कर लिया, लेकिन उस एंट्री को हमें पिछले साल के खर्चे से कंपेयर करना होगा। यानी कि पिछले साल हमने जब खर्चा किया था वो खर्चा और अभी के खर्चे में क्या अंतर है, दोनों में यदि कोई बड़ा मेजर फ़र्क हो तो हम कारण जानेंगे। यानी कि दोस्तों पिछले साल का बैलेंस शीट और अभी हमने जो बैलेंस शीट बनाया है उन दोनों पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस और अभी का प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने बना के रखा है, उन दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में हम चेक करेंगे कि हमारा पिछला साल का जो खर्चा था वो इस साल के खर्चे में कितना डिफरेंस है। कोई ज़्यादा डिफरेंस है तो उसका कारण जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कारण की जांच करेंगे। उसके बाद होता है दोस्तों 16वें नंबर पे है TDS समय पर काटा गया है और समय पर जमा किया गया है कि नहीं, ये चेक करें। यानी कि दोस्तों यदि आपका TDS की लायबिलिटी आता है, यदि आप TDS काटते हो तो आपने समय पर TDS काटा है और उस TDS की एंट्री आपने टैली में या बीजी में रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ये चेक करें। और सही समय पर आपने TDS जमा किया है कि नहीं, ये भी चेक करें। उसके बाद दोस्तों 17वें नंबर पे आता है हमारा जो 26 से TDS रिसीवेबल मिलान करना है ना, मिलाना है। यानी कि हमारा जो 26 है और हमारा TDS रिसीवेबल है मिल रहा है कि नहीं, ये चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, जो हमारे टैली में TDS की एंट्री हमने पास किया है उस एंट्री को हम अपने 26 से मिलान करेंगे। जितना हमने पास किया है उतना ही 26 में है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों 18वें नंबर पे है PF ESIC या अन्य टैक्स समय पर जमा किए गए हैं या नहीं। यानी कि दोस्तों यदि आप PF ESIC देते हो है ना, यानी कि आपका PF ESIC का खर्चा है तो उसकी एंट्री यानी कि PF या ESIC समय पर दिए हो कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। और PF ESIC की एंट्री भी आपको पास करना है अपने टैली या बीजी के अंदर। 8वें नंबर पे है दोस्तों हर एक एंट्री में, यानी कि हर एक एंट्री में आपको क्या देना है, नरेशन देना है, ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। जैसे कि हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो नरेशन में लिखेंगे कि 15% चार्ज किए, 10% चार्ज किए। हमने किसी को चेक दिया या फिर NEFT किए तो लिखेंगे नरेशन में NEFT RTGS। ठीक है ना, इस प्रकार से आप अपना नरेशन दे दें। उसके बाद दोस्तों 20वें नंबर पे है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की तुलना करें, पिछले साल से करें। यानी कि अपना जो है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल से कितना ज़्यादा है या फिर कम है, इसकी हम तुलना करेंगे। कोई मेजर फ़र्क हो यानी कि कोई बड़ा फ़र्क हो तो वजह जानेंगे। समझ में आया दोस्तों, एक मतलब मेरे कहने का मतलब है यदि आपका ग्रॉस प्रॉफिट एकदम से ज़्यादा है ना, या फिर आपका नेट प्रॉफिट एकदम से ज़्यादा है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम से ज़्यादा क्यों हो रहा है। क्या हमारा टर्नओवर ज़्यादा है तो टर्नओवर ज़्यादा रहेगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा है ना। तो और यदि और कुछ कारण है तो उसको जाने, यानी कि बड़ा फ़र्क है तो उसको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट एकदम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो सकता है कम ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें, इन सभी पॉइंट के हिसाब से अपने अकाउंट को फाइनल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ पॉइंट है दोस्तों जिनके द्वारा हम अपने अकाउंट को फाइनलाइजेशन करते हैं। कुछ पॉइंट और भी हैं
जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। जैसे कि हमारे आरसीएम की एंट्री हमें चेक करना होता है। यदि हमें आरसीएम की लायबिलिटी है तो हमें आरसीएम की एंट्री पास की है कि नहीं वो चेक करेंगे। हमने जीएसटी में कोई लेट फीस पटा है तो उसकी एंट्री हमने डाला है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी एंट्री हमको और भी चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में हम इन पॉइंट को अपने टैली में जो है एक एक करके समझेंगे और अपने अकाउंट को फाइनल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।